तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से सीटेट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और साथ ही अपनी तैयारी में लगे होंगे। चलिए आज फिर से आप सभी के लिए सीटेट प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को लेकर आए हैं और आशा करते हैं आप सभी कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे और हमसे पहले बनाने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। इनके क्षेत्रफल का योग वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। चलिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है आयत का लंबाई, तो लंबाई हम लोग लिख लेंगे। लंबाई कितना दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कह रहा है एक वर्ग है जिसकी भुजा इस आयत के लंबाई का 2/3 है। तो हम लोग लिखेंगे वर्ग का भुजा। तो वर्ग का भुजा कह रहा है आयत की जो लंबाई है यानी 48 सेंटीमीटर, ये जो लंबाई है वर्ग का जो भुजा है इस लंबाई का 2/3 है। यानी 48 आयत का लंबाई है और वर्ग का भुजा निकालने के लिए इसको 2/3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लोग इसको काटेंगे तो 16 या 48 और 16 दूना 32, यानी वर्ग के भुजा की लंबाई कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। तो हमारे पास आयत का लंबाई चौड़ाई है, यहाँ इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा यहाँ से। फिर वर्ग का भुजा दिया हुआ है, यहाँ से इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 48 और चौड़ाई कितना है 21। ठीक है। यहीं पर जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का माप कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। जब हम लोग 32 का स्क्वायर करेंगे तो यह निकल कर आ जाएगा 2 गुना 2 4, उसके बाद 2 दूना 4, 12 के 2, हासिल 1, 3 तिया 9, 1 10, 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से निकल कर आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम लोग को योग निकालने के लिए इन दोनों का क्या करेंगे, दोनों के क्षेत्रफल जो निकल कर आए हैं उनको हम लोग जोड़ देंगे। तो 1008 प्लस 1024, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 8 12 के 2, उसके बाद 2 और हासिल 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 0 0, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0, उसके बाद 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 20 32 इसका योग हो जाएगा दोनों का। यानी आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों का योग यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा 2032। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैं 2 अंकों की संख्या हूं, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक रूप से अभाज्य है। यानी जो दहाई के स्थान पर है और इकाई के स्थान पर, दोनों स्थान पर जो अंक दिया हुआ है वह दोनों संख्या अभाज्य है। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, तो संख्या क्या है। इसको हम लोग बाय ऑप्शन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कह रहा है इकाई और दहाई दोनों स्थान पर जो अंक है अभाज्य है। तो देखिए यहाँ इकाई 7 अभाज्य है, यहाँ यानी चारों ऑप्शन में अभाज्य है। इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आगे देखते हैं। अब कह रहा है अभाज्य है। अब कह रहा है अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, तो संख्या क्या होगा। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। सबसे पहले हम लोग 57 को देखें, ए नंबर को देखें तो यह है 57। कितना है, यह है 57। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जैसे इसको हम लोग देखेंगे, सवाल में कह रहा है अंकों का योग यानी 7 5 और 7, इसको जब हम लोग जोड़ देंगे तो 12 निकल कर आएगा। और कह रहा है अंकों का योग जो 12 निकल कर आया यह 3 और 4 का गुणज है। तो हम लोग देखेंगे 12 का गुणज कौन कौन संख्या हो जाएगा। तो
1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 6 और 12। इन सभी संख्या से 12 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब कह रहा है कि अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। बिल्कुल सही बात है। देखिए 12 ऐसा संख्या है जो 3 और 4 का भी गुणज है, इनके साथ साथ 3, 4 का गुणज है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और बाकी को अगर हम देखें तो देखिए बी नंबर में है 23। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 आ जाएगा, और यह 3 और 4 का गुणज नहीं है, इसलिए यह नहीं होगा। और जब सी नंबर देखेंगे 35, तो यह किसका किसका गुणज होता है? 1, 1, 5, 1, 5, 7 और 35। इसमें देखिए 3 और क्या कहते हैं, 3 और 4 नहीं आ रहा है, इसलिए यह भी नहीं होगा। उसी तरह सवाल में जो करा है अंकों का योग 3 और 4, 3 और 4 जब हम लोग किए तो देखिए 3 और 4 का गुणज है, तो यानी 7 और 5 को हम लोग जोड़ेंगे तो यह निकल कर आ जाएगा 12, और 12 3 और 4 यानी 3 से भी विभाज्य होगा और 4 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। जूही ने बाईसाइकिल के द्वारा यानी साइकिल से 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है ना, उसके बाद स्कूटर से 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, उसके बाद कह रहा है कार के द्वारा 50 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में कुल समय कितना लगा मिनट में? तो इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पर देखिए दूरी दिया हुआ है और चाल दिया हुआ है। हम लोग को कह रहा है कि इन सभी दूरियों को तय करने में कार, बस और साइकिल 3 चीज से जाती है, तो इन तीनों दूरियों को तय करने में जो समय लगा है वह मिनट में कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर दूरी है, चाल है, समय निकालना है। तो समय के लिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कैसे बनाएंगे इसको? समय बराबर होता है दूरी और बट्टा चाल। आप सभी को पता होगा यह फॉर्मूला। अब देखिए दूरी पहला हम लोग किसका देखेंगे? तो साइकिल से 16 किलोमीटर की दूरी कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की, तो 16/15 हो जाएगा। उसके बाद ऐड करेंगे यहाँ पर। अब है स्कूटर से 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी दूरी बट्टा यहाँ पर चाल करेंगे। स्कूटर से 20 किलोमीटर की दूरी गई और चाल कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब है कार से 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तब कह रहा है इन तीनों दूरियों को तय करने में कितना समय लगा? हम लोग समय निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ से 1 0 1 0 काट देंगे, यहाँ से भी 1 0 1 0 कट जाएगा। जब यह कट जाएगा तो कितना निकल कर आया? 16/15। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2/5, अब है 5/6। जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 30 एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए 30 को 15 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 16 दूना 32, उसी तरह यहाँ करेंगे तो 6 दूना 12, अब यहाँ पर करेंगे तो 5 बार में लगेगा और 5 25, इतना हो गया। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 2 7 2 9, और यहाँ पर हो जाएगा 2 1 3 3 6। ठीक है, और नीचे कितना है? 30। अब देखिए इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 तिया 69 और 10 तिया 30, है ना। यह हो गया क्या? समय हो गया, और यह हो गया घंटा में। यह क्या हो गया? घंटा में। अब देखिए हम लोग को सवाल में कह रहा था मिनट में कितना समय होगा इन तीनों दूरियों को तय करने के लिए। तो मिनट में जब हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे? 23/10 है, इसको हम लोग घंटा में है, घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है? 60 मिनट। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ से देखिए 6 × 3 18 के 8 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, 138 मिनट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो साइकिल, बस और कार से जो दूरी तय की है उन तीनों दूरियों को तय करने में 138 मिनट, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 112 इकाई प्लस 12,000 इज इक्वल टू 11,012 प्लस ... दहाई है,
तो रिक्त स्थान में संख्या है। कैसे इसको बनाएंगे, चलिए आप सभी बनाने का प्रयास करेंगे। आसान सा प्रश्न है, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। 112 यहाँ पर इकाई है, इकाई को हम लोग क्या करते हैं 1 से गुना करते हैं, प्लस यहाँ पर है 12 और 1000 है तो 1000 से गुना करेंगे। उसके बाद है इक्वल टू 11 0 12 इतना है, और यहाँ पर प्लस में डॉट 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 है और उसके बाद दहाई है, तो हम लोग डॉट के स्थान पर क्या मान लेते हैं x, और यहाँ पर जो दहाई है इसको हम लोग क्या लिखेंगे 10, दहाई को हम लोग 10 बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 112 को 1 से गुना करेंगे 112 ही होगा, उसके बाद हो जाएगा 12 गुना 1000 तो यहाँ पर हो जाएगा 12000। अब हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 0 12 प्लस x गुना 10 तो यहाँ हो जाएगा 10x। ठीक है, अब देखिए 112 में 12000 जब हम लोग जोड़ेंगे तो 12 112 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर में आते हैं, यहाँ पर बराबर में है 11 0 12 प्लस 10x। ठीक है, अब देखिए हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, इस डॉट डॉट को हम लोग क्या माने हैं x, इसी x का जो वैल्यू आएगा वही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 12 11 2 है और यहाँ पर 11 0 12 है, इसको हम लोग क्या करेंगे 12 11 2 11 0 12 को हम लोग जब इस साइड लेकर आएंगे तो प्लस में है, जब इधर लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 11 0 12 बराबर यहाँ पर 10x हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 घटेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 से 1 घटेगा, यहाँ पर भी 1 0, फिर यहाँ पर 1 से 0 घटेगा तो 1 ही बचेगा। उसके बाद है 12 में से 11 जब घटाएंगे तो 1 बचेगा, इक्वल टू 10x। अब देखिए हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, यहाँ से 1 0 यहाँ से 1 0 कट जाएगा, यहाँ कितना बचा 110 बराबर x, यानी x बराबर 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है एक ही पाइप के साइज हैं, उसमें 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है, ऐसे 16 बोतलों में दूध की मात्रा क्या है। आप सभी बनाने का प्रयास करेंगे, चलिए हम इसको देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 23 बोतल में 51 लीटर 750 मिलीलीटर दूध है। सबसे पहले लिखेंगे 23 बोतल में दूध का मात्रा कितना हो जाएगा 51 लीटर और 750 मिलीलीटर। ठीक है, जब हम लोग इसको मिलीलीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 51, चूंकि हम लोग जानते हैं 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर के बराबर होता है, तो इसको 1000 से गुना करेंगे मिलीलीटर में लाने के लिए। उसके बाद 750 यह पहले से मिलीलीटर में है, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 51750 मिलीलीटर। ठीक है, यह 23 बोतल में दूध का मात्रा निकल कर आया। बोतल में इतना दूध आता है तो एक बोतल में कितना दूध आएगा, तो एक बोतल में हम लोग निकाल लेते हैं, क्या करेंगे 51750 को 23 से भागा देंगे, क्योंकि 23 बोतल में 51750 मिलीलीटर दूध आता है, तो एक बोतल में 23 से भागा देंगे। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो 23 से 2 बार में 46, यहाँ पर हो जाएगा फिर से 23 से 2 बार में 46 और यहाँ पर हो जाएगा 115, 23 पंचे 115 और 1 0। यहाँ से क्या निकल कर आया, एक बोतल में 2250 मिलीलीटर दूध आएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा था कि ऐसे 16 बोतल में कितना दूध आएगा, तो हम लोग को निकल गया एक बोतल में 2250 मिलीलीटर, इसलिए 16 बोतल में कितना हो जाएगा, तो 16 बोतल में हो जाएगा 2250 गुने 16, इसको गुना करेंगे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 16 गुना 0 0, 16 पंचे 80 के 0, फिर 16 दूना 32 8 40 के, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। अब उसके बाद है 16 दूना 32 4 36, 36,000 मिलीलीटर, कितना आ जाएगा 36,000 मिलीलीटर 16 बोतल में दूध का मात्रा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 36,000 मिलीलीटर नहीं है लेकिन 36 लीटर है, तो हम लोग जानते हैं कि 36,000 मिलीलीटर किसके बराबर होगा, 36 लीटर के बराबर होगा। कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। इसको जब हम लोग लीटर में लाना हो तो 1000 से भाग देंगे और यहाँ से 3 0 ऊपर 3 0 नीचे कट जाएगा, तो इसको क्या आ गया 36 लीटर, यानी 16 बोतल में 36 लीटर दूध आएगा।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी मानचित्र पर 1/2 किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर दूरी पर स्थित है तो मानचित्र पर उनकी दूरी होगी। यहाँ सवाल कह रहा है कि जो 1/2 सेंटीमीटर है वह बराबर है किसके, 200 किलोमीटर के। तब कह रहा है कि बताइए 1/2 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर के बराबर है तो 1800 किलोमीटर इनमें से किसके बराबर होगा, सवाल ये कह रहा है। ठीक है, चलिए आप सभी बना भी लिए होंगे आशा करते हैं। चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर, यह रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, तो 200 किलोमीटर को। यानी कहने का मतलब कह सकते हैं 1/2 बराबर है 200 किलोमीटर के। तो यहाँ पर इसलिए एक किसके बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर के बराबर होगा, तो 200 पहले से है और यहाँ से 2 क्रॉस गुना करेंगे, जब इधर से ऊपर जाएगा 2 तो यहाँ से आकर गुना हो जाएगा, यहाँ निकल कर आ जाएगा 200 गुना 2 तो 400। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर जो होगा है ना वह 400 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 400 किलोमीटर। फिर कह रहा है तब इसलिए 1800 किलोमीटर की दूरी मानचित्र पर है ना इनमें से कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो हम लोग जानते, यहाँ पर देख लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 400 किलोमीटर, तो 1800 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर के बराबर जो दूरी है उसको हम 1800 किलोमीटर से भाग दे देंगे तो वह निकल कर आ जाएगा 1800 किलोमीटर दूरी बराबर कितना सेंटीमीटर। इसको जो हम लोग काटेंगे 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, 4 गुना 4, 4 चौका 16, 2 18 और 4 पंचे 20, यानी 4.5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है 4.5, हाँ यहाँ पर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.1/2, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह भी प्रश्न रिपीटेड है, सीटेट जनवरी 2023 में, यानी पिछले वर्ष पूछा गया था। जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। स्वाभाविक बात है, जब मछली ताज़ा रहता है और उसको जब पूरा सुखा दिया जाएगा तो उसका वजन पहले से कम होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कितना कम होगा, वही यहाँ पर बताया गया है कि उसका भार 1/3 रह जाता है। ठीक है, रवि इतना केजी ताज़ा मछली 27 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदी और उन्हें सूखने के पश्चात इतना रुपया प्रति केजी की दर से बेच दिया तो उनका कुल लाभ है। कैसे इसको सोल्व करेंगे, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले मछली कितना खरीदा और किस रेट से खरीदा। तो यहाँ पर है, लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सबसे पहले कितना मछली खरीदा था 2709 और इसको 27 रुपया प्रति केजी के हिसाब से खरीदा था। 27 रुपया प्रति केजी के हिसाब से खरीदा और कुल मछली इतना है 2709। तो जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो टोटल उसका मूल्य निकल जाएगा, यानी क्रय मूल्य जितना में खरीदा। ठीक है, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यह निकल कर आएगा 73,143 रुपया। ठीक है, इतना में वह 27 किलोग्राम मछली खरीदा। अब कह रहा है कि उसके बाद खरीदने के बाद मछली को सुखाता है और सुखाने के पश्चात इतना रुपया प्रति केजी की दर से बेच देता है। सबसे पहले यहाँ पर है, जब उनको सुखाया जाता है तो उसका भार 1/3 रह जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सुखाने के बाद भार कितना हो जाएगा, तो 2709 गुना, कह रहा है 1/3 रह जाता है, यानी जितना भी था उसका 1/3 हो जाता है सुखाने के बाद, तो वजन कम होगा। कितना कम होगा, तो यह देख लेंगे, यहाँ से काटेंगे 3 गुना 9 27 0 3 एकम 3, यानी यहाँ पर निकल कर आया सूखने के बाद है ना, सूखने के बाद 901 किलोग्राम मछली बचा। ठीक है, अब कह रहा है सूखने के बाद इसको क्या रेट से बेचता है, 97.5 रुपया प्रति केजी की दर से बेचता है। जबकि ताज़ा मछली जब था तो इसका वजन अधिक था और इसको बेचा था 27 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से, तो उसका मूल्य निकल कर आया 73,143।
अब कह रहा है सुखाने के बाद इसका वजन कितना हो गया 901 और इसको बेच दिया कितना में, तो यहाँ पर लिखेंगे बेच दिया यानी विक्रय मूल्य सेल प्राइस 901 किलोग्राम मछली बचा है, इसको बेच दिया कैसे, तो 97.5 रुपया प्रति केजी के हिसाब से। जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो यह निकल कर आ जाएगा 88,042.5। आप सभी गुना करके देख लीजिएगा। अब कह रहा है तो बताइए कुल लाभ क्या है, तो हम लोग के पास उसका क्रय मूल्य है यानी जितना में खरीदा, उसके बाद जितना में बेचा, तो हम लोग लाभ निकाल सकते हैं। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको माइनस यहाँ पर घटा लेते हैं, तो विक्रय मूल्य कितना है 88,042.5 माइनस क्रय मूल्य था 73,143। जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो यह निकल कर आ जाएगा कितना, यह निकल कर आ जाएगा 14,899.5 रुपया। ठीक है, तो लाभ कितना होगा 14,899.5 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान इक्वल टू 7 गुने ... है तो रिक्त स्थानों में संख्या होगा। क्या करेंगे इसको, पहले भी इस तरह का सवाल आ गया है, आप सभी बना भी लिए होंगे, काफी आसान प्रश्न है और सी टेट में इस टाइप का प्रश्न बार बार पूछा जाता है। चलिए सेकेंडों में इसको सोल्व करते हैं। 15,201 में 5 का स्थानीय मान, इसमें 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो देखिए 5 के बारे में पूछ रहा है, 5 का स्थानीय मान, तो सबसे पहले 5 हम लोग लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे 5 के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3, जितना अंक है उतना जीरो यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो इतना में 5 का स्थानीय मान 5,000 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है जोड़ 2659 में 6 का स्थानीय मान, 2659 में 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो उसी तरह यहाँ पर 6 का स्थानीय मान देख लेंगे, तो 6 है, यहाँ पर 6 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कितना अंक है 6 के बाद, 1 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 जीरो बैठा देंगे। अब कह रहा है इतना में 5 का स्थानीय मान जोड़ इतना में 6 का स्थानीय मान, तो हम लोग यहाँ पर इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5600 हो जाएगा। 5,000 में 600 जोड़ेंगे तो यह 5600 हो जाएगा। अब देखिए, अब कह रहा है इक्वल टू यानी 5600 बराबर यहाँ पर देखिए 7 गुने यहाँ पर क्या है डॉट को हम लोग क्या मान लेंगे x, यही कह रहा था सवाल। यानी 15,201 में है ना 5 का स्थानीय मान, तो हम लोग यहाँ पर 5 के जगह पर 5 और 3 अंक है तो 3 जीरो। यहाँ पर कह रहा था इतना में 6 का स्थानीय मान, तो 6 है तो 6 और 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे तो 600 हो गया। अब कह रहा था यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ा था, तो जोड़ने के बाद कह रहा था इक्वल टू 7x है, 7 डॉट है, डॉट को हम लोग x मान लिए, इस x का वैल्यू ही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। तो जब हम लोग इसको जोड़े तो 5600 आया है ना, और x का मान जब निकालना है तो हम लोग को 7x गुना में है, इसको जब हम लोग इसको काटेंगे 5600 से, तो 8 बार में 7 8 56 और 2 जीरो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो x बराबर कितना आया 800, x बराबर 800। इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 800, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि 36 और 48 का सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल इतना है तो रिक्त स्थानों में संख्या होगी, यानी ये जो रिक्त स्थान है डॉट इनका मान निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस प्रश्न में 36 और 48 का अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे सार्व गुणनखंड कौन कौन संख्या, यानी सार्व मतलब दोनों में समान रूप से कॉमन ऐसा कौन सा संख्या है उनका गुणनफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 36 का निकालेंगे। 36 का क्या हो जाएगा गुणनखंड 2 3 4 6 12 और 18 और लास्ट में 36। इसी तरह 48 का हम लोग निकाल लेंगे। 48 का भी हो जाएगा 2 3 4 6 12 से भी लग जाएगा, उसके बाद 16 से लगेगा, उसके बाद 24 लग जाएगा, उसके बाद 48 से लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल में कह रहा था
कि सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल, यानी सार्व मतलब समान रूप से दोनों में कौन कौन सा संख्या है जो मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे, 2 मिल रहा है दोनों में, ठीक है, 3 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, ठीक है, 12 भी मिल रहा है। उसके बाद अब नहीं मिल रहा है। तो अब नहीं मिल रहा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए अब गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। तो देखिए जो जो कॉमन मिला है उसको हम लोग लिख लेंगे, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 6 गुने 12। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह निकल कर आ जाएगा 6 चौका 24 या 72, 72 दूना 144 और 12 से गुना करेंगे तो यह निकल कर आ जाएगा 1728, इतना निकल कर आ जाएगा। अब कह रहा है 1728 जो है इसके बराबर, अब यहाँ से हम लोग सोल्व कर लेंगे, कितना है 999 प्लस इस खाली स्थान का मान हम लोग को निकालना है और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x। तो 999 प्लस 9 गुना x, तो 9x, ठीक है। अब इसको जो हम लोग, अब देखिए 999 प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो घट जाएगा, 1728 में 999 माइनस हो जाएगा बराबर 9x हो जाएगा। इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो 18 में से 9 जाएगा तो 9, यहाँ बचा 1, 11 में से 9 जाएगा 2, 16 में से 9 गया 7, अब बराबर 9x। इसको जब हम लोग काटेंगे तो 9 गुना 8 72, 9 एकम 9, यानी x बराबर 81 इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। धन्यवाद। यह अंतिम प्रश्न है, उसी टाइप का प्रश्न है। चलिए आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सवाल है 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइडेड 90 बराबर है, इनमें से किसके बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 36, 54, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा का बाद जब भी आ जाए मिनिमम छोटा, तो समझ जाइए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 36, 54, 36, 54 और 60 का इसका एलसीएम जब हम लोग लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आप लोग करके देखिएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 540, ये एलसीएम हो गया, ठीक है। कह रहा था इसका सार्वगुणज यानी इसका एलसीएम और डिवाइडेड 90 बराबर है, यानी अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 90 से भागा देंगे, काटेंगे, फिर 9 गुना 6 इक्वल टू 54, यानी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 6, ठीक है। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा क्लास, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।